आप इनकी लूट खसोट का अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि इनको आरटीआई कानून से कितना खौफ है। पिछले 15 सालों में 100 से ज़्यादा आरटीआई एक्टिविस्ट की हत्या हो चुकी है और 200 से ज़्यादा आरटीआई कार्यकर्ताओं पर जानलेवा हमले हो चुके हैं। नमस्कार साथियों, मैं राजेंद्र कुमार न्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से। आज हम बात करेंगे आरटीआई की, राइट टू इन्फॉर्मेशन की, सूचना के अधिकार 2005 की। अभी 2 दिन पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के क्षेत्र विदिशा में एक आरटीआई कार्यकर्ता रंजीत सोनी की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। रंजीत सोनी की हत्या पीडब्ल्यूडी कार्यालय के परिसर में की गई। आज अखबारों में ये खबर आई है कि रंजीत सोनी की हत्या पुलिस की विवेचना के अनुसार 3 ठेकेदारों ने मिलकर करी थी। पुलिस की विवेचना के अनुसार रंजीत सोनी इन तीनों ठेकेदारों को आरटीआई के माध्यम से ब्लैकमेल कर रहा था। बात समझ में ये नहीं आती है कि खराब काम को पीडब्ल्यूडी के अधिकारी कर्मचारी कैसे अप्रूव कर देते हैं, कैसे उनका पेमेंट रिलीज़ कर देते हैं। क्या ये साजिश सिर्फ ठेकेदारों ने की थी? अगर वो ठेकेदार ब्लैकमेल हो रहे थे, इसका मतलब है कि उन्होंने काम गलत किया था। आरटीआई कार्यकर्ता रंजीत सोनी की हत्या एक दुखद और गंभीर मामला है। ऐसा नहीं है कि ये किसी आरटीआई कार्यकर्ता की पहली हत्या है। आरटीआई कानून जब से आया है, इन 15 सालों में करीब 100 हत्याएं हो चुकी हैं। हिंदुस्तान को विदेशियों ने बहुत लूटा, अंग्रेज़ों ने बहुत लूटा। हमको लगा कि आज़ादी के बाद ये लूटना खसोटना बंद हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। स्वदेशी लुटेरों ने लूटना जारी रखा। सत्ता में बैठे लोगों ने, पूंजीवादियों ने और नौकरशाहों ने मिलकर इस देश को बहुत लूटा और लूटना निरंतर जारी है। जनता के टैक्स के पैसे से अय्याशी करने वाले ये लोग तनख्वाह से संतुष्ट नहीं होते हैं। ये रिश्वतखोरी करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, ऊपरी कमाई करते हैं और देश को खोखला कर रहे हैं, देश को पीछे ले जा रहे हैं। 1990 के दशक में सरकारी कार्यालयों में हो रही धांधलियों के विरोध में एक आंदोलन ने जन्म लिया। उस आंदोलन को नाम दिया गया मेरा पैसा मेरा हिसाब। सामाजिक कार्यकर्ता अरुणा राय के नेतृत्व में ये आंदोलन ने बहुत जोर पकड़ा। इसका परिणाम ये हुआ कि सन 2005 में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 संसद में पास हुआ। यानी कि आप कुछ न्यूनतम शुल्क देकर सरकारी कार्यालयों से उपलब्ध सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं। आरटीआई के माध्यम से बहुत बड़े बड़े घोटाले उजागर हुए हैं। 3G स्कीम आरटीआई घोटाले से ही उजागर हुआ था। कॉमनवेल्थ गेम का इतना बड़ा घोटाला भी आरटीआई के माध्यम से ही उजागर हुआ था। आप हमारा ये वीडियो ज़रूर देखें जिसमें हमने 10 बड़े वो खुलासों का जिक्र किया है जो आरटीआई के माध्यम से दुनिया के सामने आए। रिश्वतखोरी और ऊपरी कमाई के आदी हो चुके सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों को ये आरटीआई एक्ट बिल्कुल नहीं सुहाता। ये आरटीआई कार्यकर्ताओं को या जो आरटीआई के माध्यम से कुछ जानकारी लेना चाहते हैं, उनसे ये शत्रुता का भाव रखते हैं। ये सूचना देने में बिल्कुल सहयोग नहीं करते हैं। किसी भी तरह सूचना मांगने वाले को हतोत्साहित करते हैं, सूचना नहीं देते हैं, बहाने मारते हैं, देरी करते हैं और कई तरह के हथकंडे अपनाते हैं कि सूचना ना देनी पड़े। साथ ही साथ ये आरटीआई लगाने वाले को ब्लैकमेलर बोलते हैं। हमने इस विषय पर जब अजय दुबे जी से एक हमारे वीडियो में बातचीत की थी ब्लैकमेलिंग के बारे में, तो उन्होंने ये कहा था कि अगर कोई सरकारी कर्मचारी या अधिकारी या सरकारी विभाग
किसी आरटीआई कार्यकर्ता द्वारा ब्लैकमेल किया जा रहा है तो उसकी पुलिस में रिपोर्ट करना चाहिए। ये सरकारी विभाग ऐसे ब्लैकमेलर को उजागर क्यों नहीं करते हैं, इनकी रिपोर्ट पुलिस में क्यों नहीं करते हैं? इसका कारण हम सब समझते हैं। ऐसे बहुत कम केस हैं जिसमें सरकारी विभाग ने किसी आरटीआई कार्यकर्ता के खिलाफ ब्लैकमेलिंग का केस दर्ज किया हो। सरकारी अधिकारी और कर्मचारी जो ब्लैकमेल हो रहे हैं उनको पुलिस में रिपोर्ट करना चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। हमारे अधिकांश सरकारी कार्यालय, सरकारी कर्मचारी, सरकारी अधिकारी रिश्वतखोर हैं, भ्रष्ट हैं, तभी तो इनको ये आरटीआई एक्ट पसंद नहीं है, आरटीआई लगाने वाले लोग पसंद नहीं हैं। इनको ऐसे कोई भी जागरूक नागरिक पसंद नहीं है जो इनसे सवाल करे, जो इनसे हिसाब मांगे। आप इनकी लूट खसोट का अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि इनको आरटीआई कानून से कितना खौफ है। पिछले 15 सालों में 100 से ज़्यादा आरटीआई एक्टिविस्ट की हत्या हो चुकी है और 200 से ज़्यादा आरटीआई कार्यकर्ताओं पर जानलेवा हमले हो चुके हैं। महाराष्ट्र में पिछले 15 सालों में करीब 13 आरटीआई कार्यकर्ताओं की हत्या की गई है। इन आरटीआई कार्यकर्ताओं की हत्या और इसके बाद के परिणामों पर 2 पत्रकार विनीता देशमुख और प्रसन्ना केसकर ने एक बुक छापी है। उनके अनुसार 13 हत्याओं में से 3 हत्याओं के आरोपियों को दोषमुक्त किया जा चुका है। आरटीआई कार्यकर्ताओं के जीवन और जीवन के बाद के विषय पर इन्होंने अध्ययन किया है और उसके निष्कर्षों को एक किताब के रूप में छापा है। इस पुस्तक का नाम है लाइफ एंड डेथ इन द टाइम ऑफ आरटीआई। सरकार को आरटीआई कार्यकर्ताओं के विरुद्ध हो रहे जुल्मों के प्रति सख्त कदम उठाना चाहिए। सरकार को ये भी सुनिश्चित करना होगा कि आरटीआई नियमों का सरकारी कार्यालयों में सख्ती से पालन हो। आरटीआई कार्यकर्ताओं को मुआवजा दिया जाना चाहिए उनके परिवार के पालन पोषण के लिए। एक बहुत ही सम्मानीय आरटीआई कार्यकर्ता शैलेश गांधी के अनुसार आरटीआई कार्यकर्ताओं को शहीद का दर्जा दिया जाना चाहिए। इधर देश में जितने भी आरटीआई के संगठन हैं या आरटीआई कार्यकर्ता हैं उनको संगठित होना होगा और इन आरटीआई कार्यकर्ताओं के खिलाफ हो रहे जुल्मों का विरोध करना होगा। मेरी एक विनम्र सलाह है आरटीआई कार्यकर्ताओं को कि जहां भी ऐसा लगे कि जो भी सूचना आप किसी सरकारी कार्यालय से निकाल रहे हैं उसमें जोखिम हो सकता है, उसमें बड़े बड़े ऊंची पहुंच वाले पूंजीवादी लोग इन्वॉल्व हैं, तो ज़रा सतर्कता से काम लें। खुद कभी भी आरटीआई आवेदन ना लगाएं। दूर दराज इलाके से 10, 15, 20 आरटीआई आवेदन लगाएं अनजान लोगों के माध्यम से। कभी भी कार्यालय में न जाएं। स्पीड पोस्ट द्वारा ही पत्राचार करें। आरटीआई कार्यकर्ताओं को सुरक्षा से काम करना चाहिए और ईमानदारी सबसे ऊपर रखना चाहिए। सभी आरटीआई कार्यकर्ताओं को हौसला बनाए रखना चाहिए और लगातार इन रिश्वतखोरों का खुलासा करना चाहिए। खुद भी जागरूक रहें और लोगों को भी आरटीआई एक्ट के प्रति जागरूक करते रहें। अभी न्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू अपने साथियों के साथ एक सामाजिक सरोकार यात्रा निकाल रहा है। ये यात्रा 5 सितंबर से 90 दिन के लिए पूरे मध्य प्रदेश में घूमेगी। इस यात्रा में हमारा एक उद्देश्य आरटीआई एक्ट का प्रचार प्रसार करना भी है। जो कोई भी साथी ज़िले में, तहसील में या कस्बे में आरटीआई का काम कर रहे हों और आरटीआई के प्रति जागरूकता फैलाना चाहते हों, वो हमसे ज़रूर जुड़ें। हम उनको इस मिशन में ज़रूर शामिल करेंगे। हमें कमेंट्स करिए ताकि हम आपको और भी जानकारी दे सकें। नमस्कार।